हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, जबरदस्त। तो आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रहा होगा। मैं अजीत सर आप लोगों का और विज्ञान विथ मैथ्स के यूट्यूब के चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने चर्चा कर रखा है, चीजें हमने डिस्कस कर रखा है कि क्या हमारी प्लानिंग है और कैसे हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, और उसका एक छोटा सा समरी यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल पिक्चर। ये ठीक है जी, नॉट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है जी। तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पे, तो ये आपको बतला रहा है कि एक्चुअली हमारी क्या प्लानिंग है और कैसे हम करने वाले हैं। और ये जो पूरा प्रैक्टिस सेशन है, आपको पता है कि क्या भाई, मिक्स क्वेश्चन का है। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, पेपर में तुम्हें तो ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर सेपरेट कर करके आएंगे कि भैया ये ले लो, तुम्हारे डुअल नेचर वाले के हैं, ये है एटम के, ये न्यूक्लियाई के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं, मैग्नेटिज्म के हैं। ऐसा कुछ आने वाला नहीं, ना ही मैथ में ऐसा आने वाला है। तो फिर क्यों ना हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। भाई जहाँ पे आप क्लासेस कर रहे होंगे, जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे होंगे, जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी जुड़े होंगे, वहां पे डिस्कशन तो होता ही होगा मोटा मोटी इन सब चीजों के बारे में। क्लियर बताए, चैप्टर पढ़ाया जाता है, टॉपिक समझाया जाता है, डेरिवेशंस कराए जाते हैं, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेकिन मिक्स क्वेश्चन कहीं नहीं कराए जाते। क्लियर की बात है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी देखो तो इक्का दुक्का लोगों ने करा रखा है। तो हमने सीधा पीवाई क्यूज ही उठा लिया। इससे बेहतर मिक्स क्वेश्चन आपको हम नहीं फ्रेम कर सकते, कोई फ्रेम नहीं कर सकता। क्लियर बात। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? पहली बात कि हमें इसके साथ साथ ये पता चल जाए कि इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज के साथ हमें कैसे डील करना। सबसे बड़ी बात यही होती है क्वेश्चंस के साथ डील करने का मतलब उसके लैंग्वेज के साथ डील करना। यदि आप लैंग्वेज की समझ रखते हैं उसके साथ, उसके लैंग्वेज के साथ डील कर पा रहे हैं, तो आसानी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। सॉल्यूशन नहीं, उसमें से जो भी डेटाज हैं जिनकी जरूरत है उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। और यदि आप उन डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको ये भी दिखने लगता है, विजुअलाइज होने लगता है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया, और क्या नहीं दिया है उसके लिए क्या दिया है कि हम किस चीज का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर कट दिखने लगती हैं। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं भाई मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जिसमें आज हम फिजिक्स के पहले पेपर को उठा रहे हैं, और जिसका सेट नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि सेट नंबर जो है इसका 55/1/1 है। ठीक है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसे हम आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स 70 नंबर का होता है, और 70 में से क्या होता है बेटा, 16 मार्क्स के जो होते हैं एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं, जिसमें 12 एमसीक्यू आ रहे हैं और 4 असर्शन रीजन आ रहे हैं। इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन होंगे हमारे सब्जेक्टिव वाले होंगे, शॉर्ट टाइप वाले, वेरी शॉर्ट कह सकते। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो 3 मिनट तो हमने इसी में खा गए। तो पहला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है बेटा ये है कि कोई एक फिगर दिया गया है और जिसमें क्या किया गया है, रिलेट किया गया है फोर्स और डिस्टेंस को। फोर्स और, देखो यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस करना आपको किन किन मैटर्स पे आपको ध्यान देना है। फोर्स और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि दो चार्जेस रखे गए हैं। एक जगह पे रखा गया है Q1 Q2 और एक जगह पे रखा गया है Q3 Q2। क्लियर होगी बात है। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि Q2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है और लिस्ट है। क्या पॉजिटिव है और लिस्ट इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मतलब Q2 सबसे छोटा चार्ज है। क्या है, Q2 सबसे छोटा चार्ज है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 आर सच दैट। अब यहाँ पे हमें मतलब नहीं कि चार्ज की साइन क्या है, चार्ज का साइन क्या है, निगेटिव कौन है कौन पॉजिटिव है। यहाँ पे केवल ये पूछा गया है तीनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बताना है। क्या करना है, ऑर्डर बताना है। भाई पहले ही हमें पता है कि Q2 लिस्ट है। क्या है भाई, Q2 लिस्ट है। यदि Q2 लिस्ट है भैया, तो Q2 लिस्ट है तो Q2 लिस्ट किस में दिखा गया, A और D में। B और C ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए, B और C ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए। भाई बोलो, बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए। अब ऑप्शन आ गया ए और डी। अब हम चलते हैं ग्राफ में, इससे समझते हैं। देखो ग्राफ में यहाँ पे दिया गया Q1 और Q2, यहाँ पे दिया गया Q2 और Q3। Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q2 इसमें है और Q3 इसमें है। एक बात बताओ भाई, यदि फोर्स का वेरिएशन ही तो दिखाया, हम एक काम करते हैं, आपको यदि पढ़ाया गया होगा तो दो चीजें पढ़ाई जाती है। ग्राफ को यदि आपको रीड करना है तो एक स्लोप हेल्प करता है, ठीक है, एक स्लोप हेल्प करता है, और दूसरा डिपेंडेंसी। देखो किस पे चीजें डिपेंड कर रही है। यहाँ पे यदि हम देखें तो फोर्स का स्लोप क्या है, इस केस में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, काफी स्लो चल रहा है। इसका मतलब तो इस केस में फोर्स क्या है, ज्यादा है। फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली टू R स्क्वायर।
यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 Q3 अपॉन में आर स्क्वायर। यही तो है, कोई आपत्ति है इस बात में? नहीं। तो एक बात बताओ, Q2 तो दोनों में कांस्टेंट है ना भाई, Q2 से क्या ही फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, क्योंकि Q2 दोनों में ही शामिल है, Q2 दोनों में ही शामिल है। बोलो भाई, यदि Q2 दोनों में शामिल है, आपका Q2 दोनों में शामिल है, और यदि हम बात करें R को हम कांस्टेंट कर देते हैं, इस पॉइंट पे हमने सीधा एक लाइन खींच दिया, इसका मतलब R इसके लिए भी उतना ही है और इसके लिए भी उतना ही है। R को भी हमने कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि हमें कंपेयर ही करना क्या, चार्जेस को। किसको? चार्जेस को। तो हम यदि अब बात करें बेटा, यदि तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 है, और यहाँ पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, Q2 है। क्लियर होगी बात है? अब यहाँ बताओ, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा। अब देखो, इसमें फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसमें फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन क्या है, Q2 है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। इस क्वेश्चन को आप पेपर में सेकंडों में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। सीधी बात, क्लियर होगी बात है? क्योंकि Q2 सेम है, डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, सीधा एक लाइन खींच करके सेम कर दिया। तो भैया इस केस में देखें तो यहाँ पे फोर्स इसका इतना ज्यादा है, इसका फोर्स इतना ही है भाई। क्यों हो रहा है? ये Q1 और Q3 की वजह से हो रहा है, यानी कि Q3 कम है इसलिए क्या भी है, यहाँ पे फोर्स कम है, और Q1 ज्यादा है इसलिए फोर्स ज्यादा है। क्लियर कट। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इन चार्जेस का साइन बताइए, आप इन चार्जेस का साइन बताइए। क्लियर बात है? तो फोर्स इक्वल टू होता क्या, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो आगे क्वेश्चन फर्दर हो सकता है पूछ ले आपसे ऐसे। तो यदि हम बात करें बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर है भाई, तो ये तो कभी फोर्स निगेटिव होने नहीं देगा, फोर्स निगेटिव होने नहीं देगा, यानी कि आर स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और Q2 ऑलरेडी पॉजिटिव दिया गया है बेटा, तो दूसरा वाला जो चार्ज है दोनों में शामिल, देखो यहाँ पे Q1 शामिल है, यहाँ पे Q2 शामिल है, अरे Q2 नहीं Q3, सॉरी क्या है, Q3 शामिल है। तो इन्हीं के दोनों के ऊपर तो डिपेंड करता है भाई, मामला पॉजिटिव होगा या निगेटिव। इस केस में निगेटिव फोर्स है, इसका मतलब Q3 क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, और इस केस में क्या बेटा, पॉजिटिव होगा ये। तो इसीलिए तो क्या है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है। क्लियर होगी बात है? आगे चलें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, two wires P and Q are made of the same material. The wire Q has twice the diameter and half the length as that of wire P. If the resistance of wire P is R, the resistance of the wire Q will be. देखो एक्चुअली कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ दो वायर्स हैं, एक है P और एक है Q, हम मान लेते हैं P का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ P, ठीक है, और Q का मान लेते हैं RQ, क्या मान लेते हैं, RQ। तो इसमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर P इज R, बात समझ में आ रही? यानी वायर P का रेजिस्टेंस दे दिया कि R है, अब पूछा रेजिस्टेंस ऑफ Q क्या होगा। देखो भाई, रेजिस्टेंस एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, तो R इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, रो L अपॉन में, ये यदि आपको याद होगा तो। क्लियर है मेरी बात? तो यदि ये है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं P वाले में कि लेंथ ऑफ वायर L रहा होगा और एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया E रहा होगा। और बोला है यहाँ पे एक चीज और वो ध्यान देने वाली है, क्या बोला है भाई, कि जो P और Q वायर हैं ये दोनों क्या है, सेम मटेरियल के हैं। यदि ये सेम मटेरियल के हैं बेटा तो रेजिस्टिविटी इस केस में भी सेम होगी और इस केस में भी सेम होगी। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, रो L अपॉन में A। जो चीज नहीं दिया है और जरूरत लग रहा है तो उसको आप कंसिडर कर लिया कीजिए। तो हमने मान लिया कि P के केस में लेंथ ऑफ वायर L था और एरिया A था, और रेजिस्टिविटी हमने रो ले लिया। दूसरे केस में क्या कह रहा है, RQ के बारे में बोल रहा, Q वायर जो है बेटा, इसके पास जो डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, वो क्या है, ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस है, और जो लेंथ है उसका क्या बेटा, हाफ है, दैट ऑफ वायर P के लेंथ का Q का जो लेंथ है वो क्या बेटा, आधा है। लेंथ तो ऊपर जाएगा ना बेटा, क्या है, आधा है। Q वाले वायर का जो लेंथ है P के मुकाबले क्या है, उसका हाफ है, और डायमीटर क्या बेटा, 2 टाइम्स है, क्या है, डायमीटर क्या है, 2 टाइम्स है। क्लियर बात है? तो एरिया इक्वल टू, एरिया तो इसका है नहीं तो हम मान लेते हैं A डैश, तो A डैश इक्वल टू हो क्या जाएगा तुम्हारा, इनका एरिया हमने ये माना। क्लियर बात है? तो एक्चुअली जैसे हमने डायमीटर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, डायमीटर बढ़ाया, तो डबल किया, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और एरिया कैसे डिपेंड करता है बेटा, रेडियस पे, R स्क्वायर पे। तो बेटा यहां से यदि बात करें, रेडियस का स्क्वायर करें, 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि पहले वाले में यदि रेडियस R रहा होगा तो दूसरे में अब क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, Q में क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो क्या गया है, 4R
स्क्वायर। क्या आ गया 4r स्क्वायर। यानी कि हम यदि बात करें तो एरिया जो है डायरेक्ट क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया हो गया। क्लियर हो गई बात है। तो यानी कि हम ए डैश की जगह पे क्या रखेंगे भाई, रो एल बाई 2 अपॉन में 4a रखेंगे। क्लियर हो गई बातें इतनी, समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्चुअली हमें रेशियो ही तो पूछना है, रिलेशन ही तो निकालना है। रिलेशन के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड करें तो आरपी अपॉन में आर क्यू इक्वल टू रो एल अपॉन में ए अपॉन में रो एल बाई 2 अपॉन में 4a। कोई पाप है यहां तक? मेरे ख्याल से नहीं होगा। रो एल से रो एल गायब हो गया बेटा, ए से ए गायब हो गया। अब यहां से सॉल्व करें हम यदि, तो क्या आ रहा है भाई 8/1 आ रहा है। आपको इतना तो पता होगा ना कि ये ऊपर है बेटा, नीचे के फ्रैक्शन में क्या है ऊपर है, और ऊपर जो होता है बेटा उसका नीचे वाला नीचे जाता है। क्लियर की बात है। ये सारे कंसेप्ट छोटे छोटे आपको सॉल्व करना चाहिए, ये सब क्लास 8वीं 7वीं के कंसेप्ट है। यहाँ पे बात करें आरपी की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, तो आरपी की वैल्यू आपको दी गई है आर। क्या दी गई है आर। तो आर इक्वल टू क्या हो गया भाई, आर अपॉन में आर क्यू इक्वल टू आ गया 8। तो यहां से हम आर क्यू निकाल दें तो क्या आ जाएगा बेटा आर बाई 8। कोई पाप तो है नहीं मेरे ख्याल से। देखो अभी मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको कंसीडर करने आ जाए कि कैसे चीजों को अप्रोच करना है, और आपको सीखना है। समझ में ही मेरी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए प्यारा है इसमें कि इस फॉर्मूले को जब लगाते हैं बच्चे तो कुछ गलतियां कर जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये सारी चीजें, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन ये कह रहा कि एक 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर है, कोई एक 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर है, मान लिया भाई एक वायर है, ठीक है। अब खास बात ये है कि इसमें करंट दौड़ा रहे हैं भाई साहब, ये कितने का 0.5 एम्पियर का। ओके, ये सेगमेंट ऑफ वायर जो है बेटा कितना है 1 सेंटीमीटर है, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस। यदि मैं यहाँ पे लेंथ का क्या लिखूं, लेंथ का वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा 0.01 मीटर आई कैप, ये लिखूंगा। या इसी को क्या लिख सकता हूं मैं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर आई कैप। कोई आपत्ति है किसी को? नहीं ना, बहुत बढ़िया। आगे यदि हम चलें अब, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, आप देखते रहिए डेटा, इतना तो रीड करने आ ही गया होगा यदि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो। मिली टेस्ला इंटू जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला इंटू के कैप दे रखा है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.4 जे कैप प्लस 0.6 के कैप मिली टेस्ला को बाहर निकाल सकता हूँ। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा थोड़ा और इसको बेहतर कर लूं मैं, फ्रैक्शन को भी गायब करूं, क्या डेसिमल को मैं गायब करूं, तो क्या लिख सकता हूँ 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं आपको देखने को मिल रहा है क्या कहते हैं डेसिमल में कहीं आंसर नहीं मिल रहा ना। इसी देखो ऑप्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के साथ साथ। हम क्वेश्चन पढ़ करके लग जाते हैं, क्लियर बात है, ऑप्शन से भी पता चलता है कि हमें करना क्या है एक्चुअली। क्लियर हो रही मेरी बात है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूं तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ और इसको गायब किया तो 10⁻⁻1 एक और ऐड हुआ, कितना आ गया बेटा 10⁻⁴ टेस्ला। एग्जैक्ट ये बना अब आपका। अब चलते हैं फॉर्मूले पे, क्वेश्चंस पे। तो कह रहा है फोर्स बताना है आपको, तो आपको पता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको फोर्स निकालना है तो क्या होता है बेटा I इंटू एल क्रॉस बी होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान देना है, एल क्रॉस बी होता है ना कि बी क्रॉस एल होता है। डायरेक्शन तुरंत बदल जाएगा, आंसर तुरंत बदल जाएगा, खास बात तो ये है। क्लियर हो गई बात है। तो आई तो तुम्हें पता है क्या है भाई, आई क्या है तुम्हारा, आई क्या है तुम्हारा तो 0.5 है, क्या है 0.5 है। एल क्रॉस बी, अब कुछ कहेंगे सर इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। यल की बात करें तो यल क्या है आपका 10⁻²² मीटर आई कैप। ठीक, एक काम करते हैं साइन को हम बाद में पुट कर लेंगे, आई यूनिट हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्रॉस है, किसका किसका भैया है, तो बी का, बी क्या है 4 जे कैप प्लस 6 के कैप इंटू 10⁻⁴। ठीक है। अब ये पूरा यूनिट जो आएगा एक्चुअली क्या आएगा तुम्हारा न्यूटन में आएगा, क्या आएगा न्यूटन में। ऑब्वियस सी बात है आएगा, कोई आपत्ति की बात है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यदि हम आगे चलें अब इसमें,
तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त एक बात का ध्यान देना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त एक बात का ध्यान देना। एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल वेक्टर्स है नहीं, एक ही वेक्टर है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्रॉस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा याद देना है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई क्रॉस जे यदि आपको पता होगा तो क्या होता है बेटा तुम्हारा? के कैप होता है। जे क्रॉस के होता है तो क्या होता है बेटा तुम्हारा? आई कैप होता है। और के क्रॉस आई होता है बेटा तो क्या होता है तुम्हारा? जे कैप होता है। क्लियर की बात है? यदि इनका उल्टा सीधा मल्टीप्लाई हो, जैसे मैंने किया यहाँ पे आई क्रॉस के कैप कर दिया, तो बेटा क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ जे कैप आ जाता है। पता होगा मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें। तो ऐसे ही अब चलते हैं यहाँ पे करते हैं। तो 0.5 यहाँ पे यदि हम करें तो क्या होगा? 10 के पावर -2। एक काम ये भी कर सकते हैं हम, 10 के पावर माइनस, चलो कर ही लेते हैं एक एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 रेज टू पावर सर -2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 10 रेज टू पावर -2, ठीक है भाई, इंटू 6 भी है। क्या है? 6 को पहले रख लेते हैं, 6 इंटू, ठीक है। अब क्या आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? आई कैप क्रॉस की कैप। क्लियर हो रही बात है कि नहीं हो रही है? बहुत बढ़िया से हो रही हूँ, ठीक है। अब यदि हम यहां से बात करें वाप से तो 0.5, अब यदि आपको पता हो तो 10 के पावर -2 क्या हो रहा है? कॉमन निकाल सकते हैं हम आराम से, तो उसको बाहर ही निकाल लेंगे। अब 4 इंटू आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे सर के कैप होगा। क्या होगा? के कैप होगा। प्लस प्लस, अब ध्यान देना, यहाँ पे बच गया 6। क्या बच गया? 6। 10 रेज टू पावर -2 कॉमन आ चुका है। आई क्रॉस के देखो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा मल्टीप्लीकेशन सर, क्योंकि के क्रॉस आई क्या देता है? जे कैप देता है। तो ये क्या देगा भाई? माइनस जे कैप देगा। क्या देगा? माइनस जे कैप देगा। इंटू बाहर निकला था 10 के पावर -6, क्या निकला था? 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -4, ये क्या हो जाता है? -6। अरे भाई पहले लिख दिया क्या? ठीक है भाई, ये तुम्हारा एक्चुअल बना था। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आप सीख जाएं, ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन भी करा रहा हूं बार बार। 0.5 का अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, तो करेंगे तो क्या होगा? 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा? 2 के कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 जे कैप इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 न्यूटन। ये आपका आंसर आया। यानी कि अब ऑर्डर में लिखेंगे तो जे वाला पहले आता है, सबसे पहले आई वाला आता है, तो आई वाला तो है नहीं, -3 जे कैप प्लस 2 के कैप इंटू 10 रेज़ पावर -6 न्यूटन। अब डिपेंड करता है, चलते हैं अब देखते हैं। तो यहां से हम यदि देखें तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है, ओके सारे मिली में नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपका माइक्रो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइक्रो, क्योंकि आपको पता होगा 10 के पावर -6 मीटर जो होता है क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। क्लियर हो रही है मेरी बातें या नहीं हो पा रही? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? पल्ले वल्ले पड़ेगा? बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ कॉइल हैज 100 टन्स ईच ऑफ एरिया इतना एंड टोटल रेजिस्टेंस इतना, दी इंसर्टेड इन at an instant in magnetic field of 90 millitesla with its axis parallel to the field, the charge induced in the coil at that instant। देखो भाई, यहां पे पहले आप गिवन डेटा लिख लो। क्या लिखो? गिवन डेटा। क्या क्या दिया बेटा? कोई क्वाइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हैं वो कितने दिए हैं? 100 टर्न्स दिए हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एरिया जो इसका दिया कितना दिया? 0.05 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है कि मीटर स्क्वायर में दिया है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 0.05 क्या हो रहा है? मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे इसमें और क्या दिया? रेजिस्टेंस दिया कितना? 1.5 ओके। अब कह रहा कि इसको किसमें डाला गया? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करा गया, जिसका की वैल्यू क्या? 9 मिली टेस्ला। इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 टेस्ला। ओके भाई, कोई पाप है यहाँ पे? अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वजह से आपको चार्ज जो इंड्यूस्ड होगा, क्या होगा? चार्ज इंड्यूस्ड होगा, वो वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं बेटा, किसी क्वाइल को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, क्या करते हैं? मूव कराते हैं, तो उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आता है बेटा?
मैग्नेटिक क्या कहते हैं फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से करंट होता है, करंट की वजह से वहां पर क्या होता है, चार्ज देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात, ये सारी कहानी है आपकी। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो Q एक्चुअली होता क्या बेटा, इन दैट केस Q इक्वल टू होता है NBA अपॉन में R। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो इसको आप आसानी से डिराइव भी कर सकते हो, हालांकि अभी तो आप आसानी से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, बताए सारे डेटा आपके पास है, एन है आपके पास, बी है आपके पास, ए है आपके पास और आर है आपके पास, सीधा पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, मैं इसकी बात कर लेता हूँ डिराइव कहाँ से हुआ। तो यदि हम बात करें तो आपको पता है कि ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि -n डी फाई बी अपॉन में डी टी होता है, याद आ रहा है आप लोगों को, फैराडे लॉ। ठीक है जी, अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, तो हम क्या लिख सकते हैं, n डी फाई बी अपॉन में डी टी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति की बात है नहीं इसमें। ठीक है जी, अब यदि हम यहां से हम कहें तो यदि हम मान लें कि जो मैग्नेटिक फाई बी को हम क्या लिखते हैं, बी डॉट ए अपॉन में डी टी लिखते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो यहां से हमने ईएमएफ को क्या लिख दिया बेटा, भाई ये एन है, ठीक है, जैसे भी लिख रहे हैं लिख लो, अरे यार ये आ गया एन डी बी ए अपॉन में डी टी। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो भाई कांस्टेंट ही होगा, बच का क्या है, डीबी अपॉन में डी टी। यहीं से यदि हम बात करें, अब देखो हमें कहां तक जाना है, चार्ज तक, क्या चार्ज तक। तो हम यहाँ पे यदि थोड़ा सा सोचें, क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोचें, तो हम ये कहें करंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, ये क्या हो गया बेटा, करंट हो गया, क्या हो गया, करंट हो गया। मैं कहूं कि चार्ज क्या होगा सर, चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी होता है सर, क्या होता है, आई टी होता है। हम बात करें किसी इंस्टेंट के लिए तो आप कहेंगे सर डी क्यू इक्वल टू आई डी टी आप लिखवाते थे, याद आ रहा है हमें, क्या आ रहा, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी लिखवाते थे। तो क्या भाई साहब जी यहां से मैं आई नहीं निकाल सकता हूं क्या, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी क्यू बाई डी टी नहीं आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे आई के जगह पे यदि हम ये रखते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी, क्या डी टी, तो डी टी से डी टी गायब हो गया, यहाँ पे आ गया एन डी बी अपॉन में आर। कोई आपत्ति किसी को नहीं ना। अब हम बात करें इंस्टेंट के लिए तो वहां पे टाइम फिक्स होगा ना आपका, इसलिए हमने डी टी को गायब कर दिया। अब हमने बी को कांस्टेंट है तो बी को हम वैसे पुट कर सकते हैं, एन ए बी अपॉन में आर। समझ में आगे बात है, एन बी ए अपॉन में आर, ये फॉर्मूला आता है। खैर मुझे इसका कोई जरूरत था नहीं, लेकिन मैंने आपको बस दिखाने के लिए कि हाँ ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये रिलेशन मैंने आपको स्टेब्लिश करके दिखाया। आगे चलते हैं, इसमें वैल्यू आप जब पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट करके फटाफट कैलकुलेट करो भाई, मेरा टाइम बहुत चला गया समझाने में। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है भाई, 90 इंटू 10⁻³ इंटू, और क्या ए की बात करें तो 0.05 अपॉन में, और क्या है आर 1.5। यहां से सॉल्व करेंगे फटाफट, यहां से 100 से तो भैया यही दो डेसिमल ही गायब हो गया, डेसिमल ही गायब हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5 है भाई, यदि हम इसको सॉल्व करें आपसे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे आएगा आपका 15 1 जा 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 6 90। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है भाई, 1.5 से डिवाइड हुआ है, समझ बात है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यदि आप बात करें तो 60 इंटू क्या है 10⁻³ यहाँ से यदि आप सॉल्व करते हैं तो अभी इंटू 5 भी है यहाँ पे, तो 6 5 जा 30, 300 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका एक्चुअल में आएगा जो आंसर वो आ जाएगा आपका 3 से 100, तो यहाँ से भाई 0.3 आ रहा है क्या, 0.3 कूलम्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.3 कूलम्ब आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो रही, बोलो भाई, बहुत हो रही। तो आगे चलें अब, चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये क्या आ गया आपका 0.3 कूलम्ब आ गया। अगला क्वेश्चन, you are required to design an air filled solenoid of inductance in having the length of this and radius this and the number of turns in this solenoid should be। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए यदि इंडक्टर का अच्छा, इंडक्टर के बारे में यदि बात की जाती है तो कई बार लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, भावुक सा हो जाते हैं। तो बेटा भावुक होने की जरूरत है नहीं,
समझ में आ गई बात है। इंडक्टर की वजह से जैसे क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, रिएक्टेंस होता है। समझ में आ गई बात है। जैसे वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, वैसे ये भी डिपेंड करता है, बस इसमें एक नया फैक्टर आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या आ जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस इक्वल टू होता क्या बेटा, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन में एल होता है, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन में एल होता है। क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो रही? बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है ना? तो चलो, तो इंडक्टेंस इक्वल टू, इसको हम कैपिटल एल से भी दिखाते हैं कई बार, ठीक है। तो इंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन में एल। अब देखो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि भैया जो तुम्हारा सोलेनॉइड है, क्या है, सोलेनॉइड है, उसका जो एल इंडक्टेंस दे ही दिया है 0.016 एच है, दे रखा है, बहुत बढ़िया। लेंथ भी दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर जो है 0.81 है, ठीक है। इसको हटा दो, एल ही ले लो कैपिटल, ठीक, 0.81 मीटर है। और क्या बात करें, रेडियस जो है, क्या है, रेडियस क्या है, 0.02 मीटर है। कोई आपत्ति यहाँ पे? और कुछ चाहिए नहीं हमें, नंबर ऑफ टन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ टन्स आपसे पूछ रहा है। यानी अब बात करें हम म्यू की, तो देखो यार यहाँ पे एक चीज बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि ये जो एयर फील्ड है, क्या है, एयर फील्ड। एयर फील्ड होने का मतलब क्या हुआ भाई, एयर फील्ड होने का मतलब क्या हुआ, एयर फील्ड होने का मतलब है कि भैया जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। तो यदि एयर है तो उस केस में हम क्या लेते हैं भैया, म्यू नॉट लेते हैं। क्या लेते हैं, म्यू नॉट लेते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होगी तो क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। क्लियर होगी बात है? क्या आपत्ति है यहाँ पे? नहीं। तो हम यदि बात करें यहाँ से कि एन स्क्वायर इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू हो क्या जाएगा, तो आपको पता है जिसको निकालना है उसको छोड़ के और सबको क्या करो, एक साइड, एल इंटू एल अपॉन में म्यू नॉट इंटू ए, यही तो लिखेंगे। बिल्कुल सर, यही लिखेंगे। एल की वैल्यू क्या आप पुट करना शुरू करते हैं, 0.016 इंटू, दूसरा एल की वैल्यू क्या है 0.8 अपॉन में आर की वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए एरिया। क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां से निकालेंगे तो पाई की वैल्यू तो अभी रहने देते हैं, बाद में पुट करेंगे। एरिया ए हो गया। अब यदि आर स्क्वायर की बात करें, किसकी बात करें, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर करेंगे तो इसको पहले तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डेसिमल कन्वर्जन को हम नॉर्मल कर लेते हैं मीटर। तो यहाँ आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या गया, पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया आपका एरिया। अब एरिया को रख लेंगे यहाँ पे, पहले म्यू नॉट रख लेते हैं, क्या आता है भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्लियर हो गई बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? दूसरा क्या आ गया, पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। किसी को आपत्ति होगा नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक, क्योंकि चीजें आसानी से कैलकुलेट हो पा रही हैं अभी तक। अब देखो यहाँ से थोड़ी चीजों में, तो हम यदि पावर को ऊपर लेके जाए 10⁻⁻⁻, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा बेटा, 0.016 इंटू 0.8, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻+11 अपॉन में 4 पाई इंटू 4। यही है, कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दिक्कत होने वाला है भी नहीं, बस एक जगह पे दिक्कत हो सकता है, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन और रूट निकालने में आपको। तो यहां से आया आपका एन स्क्वायर इक्वल टू जी, इसको आप डेसिमल गायब कर दें क्योंकि डेसिमल बहुत ज्यादा पाप लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट पे है, यहाँ पे 1 डिजिट, 4 डिजिट पे, यानी 4 पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बचा, 16 इंटू 8, 4 पावर कम कर देंगे तो 7 4 11 होता है, 7 आ गया यहाँ पे। कोई आपत्ति यहाँ पे? नहीं। 4 पाई इंटू 4 है, यहाँ से 4 से 4 गायब हो गया, क्या हो गया भैया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है जी। अब यहाँ यदि बात करें तो अब हमें कैलकुलेशन का काम करना शुरू करना है। यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 3.14 पाई की वैल्यू यदि हम रखें तो। ओके जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना, पाई स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से, पाई तो स्क्वायर होगा ना, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर है आपका। ओके, पाई स्क्वायर है आपका। ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गई चीजें, बहुत बढ़िया।
कुछ और मिसयूज तो नहीं हो रहा है डेटा, देख लो भाई। ओके, आ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एन स्क्वायर है यहाँ पे, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एन के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रूट कर देना होगा। क्या करना होगा, रूट कर देना होगा। यदि हम रूट करते हैं, क्या करते हैं, रूट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्या, 80 इंटू 10⁻6 इसको लिख सकते हैं हम, अपॉन में पाई स्क्वायर है ये। पाई स्क्वायर बाहर से क्या निकलेगा, बाई पाई निकलेगा। अब यहाँ पर 10⁻6 को निकालेंगे 10⁻3। अब देखो 80 को थोड़ा सोचना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 5 यानी कि 4√5 यहाँ पे आंसर आपका बन करके आएगा बाहर। क्लियर हो रही बात है। अब देखो 10⁻3 ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको। 4 इंटू 5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 2 + 1/2 इंटू 2, ये ऑलमोस्ट यदि मैं बात करूं आपका तो निकल के आएगा 2.25 के आसपास। ठीक है, उससे कम ही आएगा वैसे तो 2.25 से हम काम चला लेंगे, अपॉन में 3.14 इंटू 10⁻3। अब यदि हम यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 4 2 जा 8 और 25 चौके 100, यानी कि 9 अपॉन में 3.14 इंटू 10⁻3 आएगा। इसको यदि आप सॉल्व कर दें तो एक्चुअली सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा आंकड़ा लगा सकते हैं कि सर जब हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है, मतलब 2 के नंबर में कुछ आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, यही आएगा, ये तो होना तय नहीं है। अब आगे थोड़ा सा और सोचो, सर बहुत ज्यादा कम तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा कम तो होगा नहीं। क्लियर होगी बात है, बहुत ज्यादा तो कम होगा नहीं, क्योंकि ये डेटा क्या है, काफी कम है। अब ऑप्शन हो सकता है बी या फिर सी, क्योंकि 0.14 तो एक्स्ट्रा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम। क्लियर हो रही मेरी बात है। अब यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा और सोचें, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश भी कर लें, तो 2 टाइम्स गया तो 6.28 होता है। क्या होता है, 6.28 होता है। तो 9 - 6.28 यदि आप करते हैं तो कितना बच करके आता है बेटा, 2.72। क्लियर होगी बात, पॉइंट लगाया हूं। ठीक है, क्या लगाया, पॉइंट लगाया। यहाँ पे क्या गया, एक डेसिमल कम हो गया, तो क्या बन गया 27.2। अब इसको हम 3 से डिवाइड करें फिर, तो 3 8 जा 24 होता है, 3 9 जा 27 होता है। लेकिन 9 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, क्योंकि 0.14 का भी तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 8 जा ही ले जाना बेहतर है। इसके हिसाब से आंसर क्या आ गया, बी। क्या आ गया आंसर, बी। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो पा रही, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, वोल्टेज V = V0 sin omega t applied to a circuit drives a current I = I0 sin omega t plus phi in the circuit. The average power consumed in the circuit over a cycle is what? तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि यदि ऐसे इक्वेशन दिया है तो उस केस में फाई क्या होता है, फेज एंगल होता है। इस केस में P एवरेज जो होता है बेटा वो क्या होता है, IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। कोई आपत्ति है किसी को, नहीं। अब यदि हम यहाँ पे कहें आरएमएस वैल्यू क्या होती है बेटा, I0 में √2 होती है, इंटू V0 में √2 होती है, इंटू कॉस फाई लिखते हैं। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, I0 V0 में 2 कॉस फाई, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि ऑप्शन कोई क्या दिया है, I0 V0 में दिया, तो मैं उस पर काम कर रहा था। क्लियर हुई बात है। तो इसलिए ऑप्शन बहुत मैटर करता है, किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन बहुत मैटर करता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, The given diagram exhibits the relationship between the wavelength of the electromagnetic waves and this. ये कहानी आपको पता होगी कि भाई साहब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो डिपेंड किस पे करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स पे, क्योंकि वहीं से एनर्जी निकलता है फोटोन का h न्यू के इक्वल। चलो ये ज्ञान की बातें बाद में, पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे यदि बात करें बेटा, तो तुम्हें एनर्जी और वेवलेंथ का डायग्राम दिया है, जिसमें दिया है P/R/Q। तो पहले तो हम समझते हैं एनर्जी का वेवलेंथ से रिश्ता कैसा है। तो आपको पता है 1/λ होता है, क्योंकि हम लिखते क्या है, hc/λ, h न्यू लिख रहा था डायरेक्ट। ठीक है, hc/λ। तो यानी एनर्जी का रिश्ता कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका एनर्जी कम। तो यहां से हम तय कर सकते हैं कि लैम्डा ऑफ क्यू जो है बेटा सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, सॉरी सही तो बना रहा था, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लैम्डा ऑफ आर, उसके बाद लैम्डा ऑफ पी। क्लियर की बात है, क्योंकि भाई एनर्जी उसी का ज्यादा होगा जिसका लैम्डा सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, देखो लैम्डा यहाँ पे इतना ही है, यहाँ पे क्या भाई इतना है, और यहाँ पे देखो इतना है। जब इतना लैम्डा हो गया तो एनर्जी एकदम नीचे आ गई है, जब थोड़ा सा बढ़ा है लैम्डा तो ये है, और बहुत कम लैम्डा है तो इतनी एनर्जी है। क्लियर हो की बात है।
अब देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सरेज के रूप में दिया है, बोल रहा है कि इन तीनों को अरेंज करो, आपकी पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो आपको पढ़ाया जाता है। पहला कौन आता है बेटा, गामा रेज। कौन आता है, गामा रेज। उसके बाद कौन आता है बेटा, एक्स रेज। कौन आता है, एक्स रेज। ओके बेटा। उसके बाद कौन आता है बेटा, यूवी रेडिएशन। क्या आता है, यूवी रेडिएशन। उसके बाद क्या आता है बेटा, विजिबल आता है। क्या आता है, विजिबल आता है। उसके बाद कौन आता है भाई, उसके बाद आता है इंफ्रा रेज आता है। कौन सा आता है, इंफ्रा रेज आता है। उसके बाद कौन आता है भाई, उसके बाद आता है माइक्रोवेव सर। उसके बाद क्या आता है, माइक्रोवेव्स। उसके बाद कौन सा आता है बेटा, रेडियो वेव्स। कौन सा आता है, रेडियो वेव्स। ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है भाई, ये किसका ऑर्डर है, तो ये है वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो एरो वहां पे है, क्लियर हो की बात है। ये क्या, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। थोड़ा सा पार्ट नहीं आ रहा क्या इसमें, आ तो रहा है पूरा ही, ठीक है। तो ये क्या है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्लियर बात है। और वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या कहते हैं, एनर्जी कम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया एक्सरे, ये तो एकदम सही भाई, एक्सरे का ही सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है। उसके बाद दिया माइक्रोवेव, उसके बाद दिया यूवी रेडिएशन, क्लियर बात है। अच्छा नहीं, हमें तो ऑर्डर के हिसाब से देखना है ना यार, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो पी की एनर्जी सबसे ज्यादा है, पी की एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ वाला ये होगा। यहाँ पे देखो एक्सरे, यूवी रेडिएशन और माइक्रोवेव्स तीन ही लेके चला है ना, बीटा रेज वगैरह भी लिया है, ठीक है। हाँ मेजर यही है, तो हम इन्हीं तीनों पे काम करते हैं, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, यूवी रेडिएशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो भाई इनमें यदि हम बात करें तो पी जो है वो क्या हो सकता है, एक्सरे हो सकता है आपका, क्योंकि सबसे कम इसी का है वेवलेंथ। इसके बाद क्यू की बात करें तो क्यू क्या है, सबसे लिस्ट वाला, यानी क्यू क्या होगा तुम्हारा, माइक्रोवेव्स होगा। और आर जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो बीच वाला हो सकता है, यानी कि यूवी रेडिएशन होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ये वाला ऑप्शन बैठ रहा है। देखो भाई इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला, इसने दे दिया है नंबरिंग करके, पी क्यू आर का पोजीशन बताना है कौन कौन होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, क्लियर। आगे, अ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर, refractive index 4/3 up to a height h, a coin is placed at its bottom, दिन बतलाओ भाई साहब जी, डेप्थ ऑफ द कॉइन क्या होगा, जिसे हम देख रहे हैं कहां से भी, या बाहर से, क्लियर की बात है। तो इसमें कहने की कोशिश यही कर रहे हैं भाई साहब, इसका आपको यदि फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो वेल एंड गुड, ओके, नहीं याद है तो फिर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई सिलेंड्रिकल चीज है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आंखें हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी आंखें बनाऊंगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉइन रखा गया, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि उसका जो अपीयरेंस होगा क्या होगा, अबव दी एक्चुअल हाइट होता है, तो ये होता है एच अपेरेंट। क्या होता है, एच अपेरेंट। और जहां पे एक्चुअल में रखा गया उसे हम क्या बोलते हैं, एच एक्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एच एक्चुअल बोलते हैं। अब ये भाई साहब ये आंखों से देख रहे हैं, कहां से, बाहर से, हवा से, ठीक है जी। तो ये पूछा जा रहा है यदि एक्चुअल हाइट तुम्हारी एच है, और इस जो ग्लास में वाटर वगैरह रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, 4/3, तो आप बताइए कि वो एच अपेरेंट क्या होगा, एच अपेरेंट क्या होगा, ठीक। तो यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन यदि पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एन इक्वल टू होता क्या है बेटा जी, एच, एच एक्चुअल अपॉन में एच अपेरेंट। क्या होता है, एच अपेरेंट, क्लियर की बात है, एच एक्चुअल अपॉन में एच अपेरेंट। यहां से क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, ठीक है, जिसमें हम चीजों को रखा गया, ठीक है, यानी कि ग्लास वाले की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बेटा तुम्हारा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा है क्या, यहाँ पे वो क्या दिया है आपका, 4/3 इक्वल टू एच एक्चुअल। एच एक्चुअल कितना दिया है आपका, कैपिटल एच दिया है। क्या दिया, कैपिटल एच। एच अपेरेंट पूछा जा रहा है, एच अपेरेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से एच अपेरेंट निकालें हम, क्या निकालें, एच अपेरेंट निकालें हम, तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3h/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आंसर आपका, 3h/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर होगा। इस रिलेशन को आप कई बार देख सकते हैं, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दी स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट मेजर इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर अ मेटल सरफेस is plotted against frequency V of the incident radiation. Let m be the slope of a straight line. So obtain the value of the charge of electron. Important बात बोल रहा है आपको क्या करना भैया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है,
ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करके किससे निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन से, स्लोप ऑफ पोटेंशियल से, ठीक है जी। यहां से आपको कंसीडर करके निकालना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन बनता है उसमें जो स्लोप है उसको इन्होंने एम दे दिया है, क्या दिया है, एम दे दिया कंसीडर करने के लिए, वहां से आपको कंसीडर करना है। तो पहले तो आपको रिश्ता याद होना चाहिए आइंस्टीन इक्वेशन से कि सर ई वी नॉट इक्वल टू हम लिखते हैं एच न्यू माइनस फाइव, इफ यू रिमेम्बर, क्लियर होगी बात। अब यहां से यदि हम लिखें सर वी नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे एच न्यू अपॉन में ई माइनस फाइव, और यहां से आपको पता होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या, लाइन का इक्वेशन। अब यहां से हम देखें तो फाइव क्या हो गया, सी हो गया, y की जगह पे क्या है भाई, वी नॉट है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें x की जगह पे क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, तो m की जगह पे क्या हो गया, एच बाई ई हो गया, m की जगह पे एच बाई ई हो गया। तो e की वैल्यू पूछा है बेटा तो क्या आ जाएगा, एच बाई एम आ जाएगा। कोई पाप है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। कहाँ भाई, एच बाई एम, ऑप्शन आपका सी। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो पा रही है, मतलब चीजों को आपको वैसे ही कंपेयर करना होगा, वैसे ही लिखना होगा जैसे क्वेश्चन कह रहा है। आप डेटा को जब एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज से डील बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन, लेट लैम्डा ई लैम्डा पी लैम्डा डी बी दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लैम्डा ई जो है बेटा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैम्डा पी जो है प्रोटॉन का है, लैम्डा डी जो है न्यूट्रॉन का है। क्लियर हो गई बात है, ये तीन चीजें दिया है और कह रहा है कि ये सारे के सारे v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। सेम स्पीड से मतलब क्या है, v स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब कह रहा है कि बताइए इसमें करेक्ट रिलेशन क्या है, कौन लैम्डा बड़ा है कौन लैम्डा छोटा है। अब आपको सोचना पड़ेगा लैम्डा का v के साथ क्या रिश्ता है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है सर काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता हो सकता है, तो बेटा इसी के साथ आप ये भी याद कर लो मोमेंटम का भी रिश्ता आ सकता है। तो मोमेंटम का रिश्ता मतलब तुम्हारे घर पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर हो गई बात है। तो यदि मोमेंटम का रिश्ता आ सकता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि P इक्वल टू होता क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर एच बाई लेमडा होता है। बहुत बढ़िया बेटा, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई पी। मैं कहूँ पी क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे एम इंटू वी, क्योंकि वी के तो साथ रिश्ता लेना है आपको। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एच बाई एम वी, ठीक है। अब यदि हम देखें तो v तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, क्या ही फर्क पड़ता है इनसे, जो कांस्टेंट ही है, ठीक है बेटा, जो न्यूट्रल ही है। तो 1/m पे क्या कर रहा है, लैम्डा डिपेंड कर रहा है। अब यहां से आपको पता चला कि मास जिसका ज्यादा लैम्डा उसका कम, मास जिसका ज्यादा उसका लैम्डा कम। अब यहीं से कहानी अब शुरू होगी, लैम्डा ए की बातें करेंगे, लैम्डा पी की बातें करेंगे, लैम्डा डी की बातें करेंगे। अब देखो भाई कहानी क्या शुरू हो रही है, जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम, क्योंकि यूनिवर्सली रिलेशन है ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, तो आपको ये बात पता होगा यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से कम होता है, बिल्कुल सतो सत्य सर, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से कम होता है। क्लियर बात है। तो यहां से क्लियर हुआ कि भाई साहब जी जिसका मास सबसे कम उसका लैम्डा सबसे ज्यादा। क्लियर बात है। इसके हिसाब से लैम्डा ऑफ ई सबसे ज्यादा है, उसके बाद लैम्डा ऑफ पी ज्यादा, उसके बाद लैम्डा ऑफ डी। क्लियर होगी बात है, समझ में आ गई बात है। यहां से क्वेश्चन होता है खत्म, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर दिया है भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कि डायग्राम दिया हुआ है आपको, ग्राफ दिया हुआ है, और इस चीज के बिहाफ पे इलस्ट्रेट करना है आपको कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ कैसा होता है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है बेटा, कुछ ज्यादा ही ले लिया क्या मैंने, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ग्राफ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली आप देख रहे होंगे एक पॉइंट है जिसके बाद पिक के बाद अब ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, चाहे एटॉमिक मास नंबर कितना भी बढ़ जाए। क्लियर बात है, एटॉमिक मास नंबर कितना भी बढ़ जाए, इस पे होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है जी, मतलब पर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये हाईएस्ट पिक है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कई बार पूछा भी जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है 56 को, ये इक्वल टू 56, और ये यदि आपको पता है 56 किसका होता है, तो आयरन का होता है। क्या होता है, आयरन का होता है। क्लियर बात है, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी किसी के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा ये किसको बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है बेटा, ये किसको बताता है, स्टेबिलिटी बतलाता है। क्या बताता है, स्टेबिलिटी।
ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब सर कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी किसी के न्यूक्लियस के अंदर है तो वो क्या है, आयरन है। अब उसकी बात से हम इधर आते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। यहाँ पे दे रहा है 80, गलत। यहाँ पे दे रहा है 80, ये गलत। क्लियर बात है। यहाँ भी 56, यहाँ भी 56। अब इसमें से आपको ग्राफ चूज करना होगा कौन सा बेहतर है। ठीक है भाई। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन की पद्धति में जा ही नहीं रहा है। क्लियर बात है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यही वाला पॉइंट नीचे दिखा रहे हैं और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे है थोड़ा सा, और ये वाला उसके बाद थोड़ा सा अभी भी फर्दर ऊपर जा रहा है। हालांकि आयरन के बाद ये ग्राफ क्या होता है, नीचे ही जाता है, या फिर उससे सारे पॉइंट क्या होते हैं, नीचे ही होते हैं। उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होता है, ये वाला होता है। क्लियर होगी बातें? बोलो, समझ में आ गई कि नहीं मेरी बातें? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। यदि पीएन जंक्शन डायोड क्या बेटा, फॉरवर्ड बायस में है, तो आपको यहां से बताना है कि द बैरियर हाइट एंड द डिप्लेशन, द बैरियर हाइट एंड द डिप्लेशन लेयर विद बोथ इट इंक्रीजेज। अरे यार इस पे तो फिर क्वेश्चन सिंपल सीधा समझ लो कि जो डिप्लेशन लेयर होता है फॉरवर्ड बायस में, डिप्लेशन लेयर बेटा फॉरवर्ड बायस में, किसमें, फॉरवर्ड, और बैरियर हाइट जो होती है ये दोनों के दोनों फॉरवर्ड में, किसमें, फॉरवर्ड में। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। लेकिन रिवर्स बायस में बात करें, क्या करें, रिवर्स बायस में, तो बेटा उसमें क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन अब देख लो आप, इसमें एक को इंक्रीज किया, दूसरे को डिक्रीज, इसमें दोनों को डिक्रीज किया, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आगे चलें, बहुत बढ़िया। असर्शन रीजन पे हम आ गए क्योंकि 12 एमसीक्यू होते हैं आपके। असर्शन रीजन में क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ कॉइल इज क्लोज्ड। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने कितनी बार पढ़ा है, लेंज लॉ एक ऐसा है बेटा जो उसको प्रोड्यूस करता है उसी को क्या करता है, अपोज करता है। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छिद्र करता है। क्लियर हो गई बात है। यानी यदि मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे यदि आपका कोई, क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है भाई, अच्छा अच्छा, ठीक है, क्वाइल है, ठीक है बेटा, इसके पास आसपास में तुम लेकर के जा रहे हो, ठीक है, चलो मीटर लगा लो, हटाओ यार, ठीक है, तो इसके पास में लेके जा रहे हो तो इसको अपोज करेगा। जब उसके पास में जाएगा तो इसको क्या करेगा, अपोज करने का तरीका क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा। जब दूर ले जा रहे हो तो फिर क्या करेगा, फिर अपोज करेगा। अब दूर जाना चाहता है ना बेटा, लेकिन खींचेगा अपनी तरफ, पैर पकड़ के खींचेगा। समझ में, जैसे समाज हमारा करता है कि कोई भी ऊपर चढ़ना जैसे ही शुरू करता है उसका पैर पकड़ के लोग खींचने लगते हैं, बुराइयां करना शुरू करते हैं। वैसे कह रहा है मैं दूर जा रहा हूँ तेरे से, तो करना ना, आ जा बेटा, साउथ क्रिएट कर ले। यानी हमेशा ही अपोज करता है। करता क्यों बेटा, टू कंजर्व दी एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे पूरी तरीके से क्या होता है, बेस्ड होता है, और उसी को ये डिफाइन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप उसको पास में ले जाते हैं तो क्या करता है, अपोज करता है उसका। बहुत मुश्किल होता है उसके पास में ले जाने में। क्लियर होगी बात है, इसीलिए कह रहा है डिफिकल्ट होता है, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ आगे क्या कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल विद इन द सर्किट क्लोज्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉइल। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही रीजन है भाई। और ऊपर वाले इस चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने कुछ देर पहले क्या बोला, जो प्रोड्यूस करता है उसी को अपोज करता है। वही चीजें नीचे भी एक्सप्लेन है। यानी कि वाई का ये आंसर कर रहा है, बिकॉज का ये आंसर कर रहा है। क्लियर बताओ, बिकॉज का यदि आंसर करे, ठीक है जी, बिकॉज का यदि आंसर करे रीजन तो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दैट्स वाई ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर, आगे, द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। देखो भाई, ये सब रिश्ते यदि आपको याद होंगे तभी काम आएंगे। जैसे टॉर्क इक्वल टू हम लिखते क्या है, एन आई ए बी, ठीक है। तो टॉर्क तो डिफ्लेक्शन है नहीं, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली टॉर्क को हम जब लिखते हैं बेटा तो और एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, के इंटू फाई एन आई ए बी। और यहां से हम कहते हैं कि जो होता है बेटा टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट होता है। क्या होता है, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट होता है। क्योंकि हम यहां पे निकालते हैं कि पर एंगल, एक एंगल ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क अप्लाई हुआ। और यदि हमें पता करना है कि 30 डिग्री में कितना ट्विस्ट हुआ तो हम क्या करते हैं बेटा, 20 डिग्री डिफ्लेक्शन में कितना ट्विस्टिंग मतलब कि टॉर्क जनरेट हो तो के इंटू फाई कर देते हैं। अब यहाँ पे यही फाई जो है क्या बेटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। बात समझो आप। तो यहां से फाई क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एन आई ए बी पे डिपेंड कर रहा है। अब एरिया ऑफ कंडक्टर तो भाई सेम ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई कांस्टेंट ही होगा, नंबर ऑफ टर्न पॉइंट तो सेम ही होगा। यानी फाई जब भी भैया चेंज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। किस पे कर रहा है,
करंट पे। यानी करंट बढ़ा दो फाई बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, घटा दो डिफ्लेक्शन घट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला पॉइंट सही है। द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पॉइंट एकदम सही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा पॉसिबल भी इसीलिए हो रहा है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है आई इक्वल टू आई पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यदि ये 90 डिग्री नहीं होगा बेटा तो तुम्हारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर बात है? तो इसका मतलब ये लिटरली उसके हिसाब से क्या है, रीजन भी सही है। सो ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, ए का। सो ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर कट? चलें अगला, वी कांट फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड बाय मेकिंग अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइनिंग टू। हाँ बेटा ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलली इनको ऐसे अटैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैरियर होने लगता है, इलेक्ट्रॉन बैरियर हो जाता है। ठीक है जी, कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट कराना इनको पॉसिबल है। जब भी दो पी और एन टाइप के डायोड को जोड़ा जा रहा है तो उसके बीच में डिप्लीशन लेयर होना बहुत जरूरी है। क्या डिप्लीशन लेयर होना बहुत जरूरी है? क्लियर बात है? तो ये बिल्कुल हर तरीके से ऑप्शन क्या है, सही है। आगे चलता है। इन एन टाइप, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन ई ग्रेटर देन एन एच, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये होता है बेटा 13th ग्रुप के साथ इसका क्या होता है, डॉपिंग होता है। क्या होता है? ग्रुप के साथ डॉपिंग होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसका जो होता है बेटा, सॉरी, इसका जो होता है क्या होता है, 15th ग्रुप के साथ डॉपिंग होता है। 15th ग्रुप कौन होता है बेटा तुम्हारा, तो आपको याद होगा तो नाना पापा आंटी सब बीमार, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है भाई। 13th ग्रुप की बात करें तो काशी गए, शंकर पार्वती, ये सब आते हैं, याद हो आपको तो यदि। ठीक है भाई। अरे क्या मैं बात कर दिया यार, सॉरी। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला वाले आते हैं इसमें। और जो तुम्हारा 14 ग्रुप होता है वही तो होता है भाई, जिसको हम सेमीकंडक्टर में लेते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, काशी गया, शंकर पार्वती। ये मैं तरीके से मैं याद कर रखा हूँ तो मैं वही लिख रहा हूँ। काशी आपको भी याद होगा, काशी गए, शंकर पार्वती, इसमें सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, इसकी हम बातें करते हैं। ठीक है जी, इनकी डॉपिंग कराते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आपको इन्हें पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जब इससे हम डॉपिंग कराते हैं, क्या होते हैं, इससे डॉपिंग कराते हैं तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? क्लियर बात है? क्योंकि इसमें क्या है बेटा, 4 होल हैं, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने शिफ्ट होंगे, केवल 3। कितने होंगे, केवल 3 होंगे। क्लियर? तो होल क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। यहाँ क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल होता है। अब यहाँ पे देखो तो रिलेशन ही जो दिया है वो क्या दिया है, उल्टा दिया है। क्या दिया है, उल्टा। यानी रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, रीजन गलत हो गया। यानी इसके हिसाब से सी ऑप्शन हो गया, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। क्लियर होगी बात है? बढ़िया। थोड़ा सा मैं टाइम भी देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा टारगेट ये था कि 1 घंटे में हमें कंप्लीट कर लेना। आगे चलो भाई, 17 नंबर क्वेश्चन, काफी प्यारा क्वेश्चन है और बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या इनको, मतलब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस देख करके ऐसा डर लगता है, जैसे लगता है कि हाथ पांव सब कांपने लगते हैं बेचारों के, और जिंदगी मतलब कि अब खत्म ही होने वाली है। कह रहा है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ ई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड टू अ रियो स्टेट। पहले तो जान लो रियो स्टेट क्या होता है बेटा। तो रियो स्टेट जो होता है बेटा वो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है यदि हम बात करें तो। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम कर सकते हैं एडजस्ट किसके हेल्प से बेटा, विद द हेल्प ऑफ जॉकी। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जॉकी। क्लियर हो गई बात है? ये चीज आप एक्सपेरिमेंट में अपने देखे होंगे जब स्कूल में कराया गया होगा। ठीक है, मैं बना रहा हूँ बस थोड़ा सा सर्किट को। अब इतना उम्मीद मत करिएगा कि एकदम एग्जैक्ट ही चीजें बन जाए। ठीक है, चलो खैर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये हो गया ईएमएफ ई। ठीक है, पूरा सेटअप है इंटरनल के केस का। ठीक है जी। अब यदि हम बात करें तो ये आपका रियो स्टेट है। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं भाई कि व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन, 2 एम्पियर का यदि इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है भाई, बैटरी में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रियो स्टेट इज 5 वोल्ट। क्या हो रहा है बेटा, जो रियो स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रियो स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 5 वोल्ट के इक्वल आ रहा है। यानी कि इस केस में बेटा कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे मतलब जो पोटेंशियल
डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 4 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। कह रहे हैं भाई कि जब हमने क्या किया, इसमें करंट 4 एम्पियर का दौड़ा दिया, तो फिर इस केस में क्या आ रहा है बेटा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो 4 वोल्टेज का आ रहा है, क्या आ रहा है 4 वोल्ट का आ रहा है, क्या आ रहा है 4 वोल्ट का आ रहा है। ये इनकी पूरी कहानी। अब इसके बिहाफ पे कह रहे हैं भाई हमें ई और आर कैलकुलेट करके दे दो, आप क्या दे दो, ई और आर कैलकुलेट करके दे दो, ठीक है। तो ई और आर कैलकुलेट करने के लिए दे रहे हैं, तो आपको पता होगा किरचॉफ रूल लगाने से क्योंकि या फिर इसको बताया गया तब भी आपको पढ़ाया जाता है कि ईएमएफ का जो रिश्ता होता है क्या होता है, ईएमएफ का रिश्ता होता है ईएमएफ इक्वल टू आई इंटू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, प्लस आई इंटू जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो होता है आई को हम कैपिटल लिख देते हैं। यहां से हम बताएं तो भैया इसका तो डायरेक्ट दे दिया कि आई इंटू आर क्या है 5 वोल्टेज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरी बात है, इसका तो डायरेक्ट दे दिया आई इंटू आर क्या है 5 वोल्टेज। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 5 प्लस आई की जगह पे क्या दिया बेटा 2 इंटू आर। पहला इक्वेशन आपको पता है 2 वेरिएबल, इट मींस की 2 इक्वेशन ही मस्ट टू सॉल्व दी वेरिएबल्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां से ईएमएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, तो यहां से भी वही लिखेंगे आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है भाई, तो यहाँ पे दिया है 4 वोल्ट प्लस आई की वैल्यू कितना दिया 4 एम्पियर इंटू आर ईएमएफ। कोई आपत्ति है यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आप आंसर आसानी से पा जाएंगे। हमें यदि करना होगा तो मैं दोनों क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। दोनों को यदि हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करें माइनस कर दे, पहले ईएमएफ से ईएमएफ गायब हो जाएगा। आ क्या गया बेटा 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 आर, यानी कि माइनस 2 आर इक्वल टू 1, यानी ये रहा नहीं 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 प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया 1/2। आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और आर की वैल्यू आते ही हम किसी में एक में पटक देंगे, 4 प्लस 4 इंटू 1/2 इट विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। ये ओम होगा भाई, देख लेना आप। क्लियर हुई मेरी बातें कि नहीं हुई? कितना आसान क्वेश्चन था, कितना प्यार से हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑलमोस्ट 56 मिनट पे आ चुके हैं अपन, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर। इसमें लेंथ ऑफ लाइट दे रखा है, वेव की आपको वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है भाई 600 नैनोमीटर। ओके, और कह रहा है कि द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द पैटर्न फॉल्स एट थीटा इक्वल टू, अच्छा जी थीटा दे रखा है उस कंडीशन में मिनिमम के कंडीशन का, तो थीटा मिनिमम के कंडीशन में क्या है बेटा 30 डिग्री है। कैलकुलेट करने को कह रहा है विड्थ ऑफ स्लिट। देखो बेटा इन द केस ऑफ मिनिमा, क्या इन द केस ऑफ मिनिमा जो वेवलेंथ का और स्लिट ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट का जो रिलेशन होता है वो होता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, या इसी को क्या लिखते हैं एम लैम्डा। अब यदि मिनिमा की बात कर रहा है तो बेटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, या एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू निकालना है, ए क्या है बेटा आपका विड्थ ऑफ स्लिट है, साइन 30 का मतलब क्या हो गया भाई 30 लिख देते हैं यहाँ पे। एन की वैल्यू क्या हो गई 1, लैम्डा की वैल्यू दिया 600 नैनोमीटर, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 600 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू पुट करें तो 1/2 होता है ना, बोलो भाई होता है ना, पहले नहीं यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे कर दो पहले, लो भाई खुश रहो। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 इंटू 2 यानी 1200 नैनोमीटर। मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। बस ये फॉर्मूला है कि याद आना चाहिए, टाइम टू टाइम चीजों को याद करना बहुत जरूरी है, रिलेट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, इसका और वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें जो होता है चॉइस होता है, इंटरनल चॉइसेस वैसे आपको दिए जाते हैं पेपर्स में। इसमें कहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 लाइट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंटरफेयर एट। अच्छा यहाँ पे दो, आपको पता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 लाइट रेज क्या करते हैं इंसिडेंट करते हैं, दोनों का जो इंटेंसिटी क्या दिया बेटा आई नॉट दिया है। क्लियर की बात है। और यहाँ पे कह रहे हैं ये पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स आपको दिए हैं क्या λ/8। गिवन लिखना बहुत जरूरी है, गिवन लिखना बहुत जरूरी है, λ/8। क्लियर हो गई बात है। तो λ/8 दे दिया आपको। तो अब आपको पता है इंटेंसिटी पूछ रहा है, फाइंड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, जिस समय पाथ डिफरेंस क्या है λ/8। तो आपको पता है इंटेंसिटी कहीं पे भी आई नेट निकालना है, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2
कॉस फाई होता है। याद आ रहा है आपको? या फिर इसके अलावा जब इंटेंसिटी सेम हो, यहाँ पे इंटेंसिटी तो सेम है, तो आई इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये दो रिलेशन होते हैं, हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, थीटा की वैल्यू पे। क्या? थीटा की वैल्यू पे। सही बात है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, पहले हम निकालें पाथ डिफरेंस दिया, हमें क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, यानी डेल्टा फाई चाहिए। तो डेल्टा फाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स क्या हो गया बेटा, लेमडा बाई 8, लेमडा से लेमडा गायब, क्या हो गया, पाई बाई 4। अब यदि हम बात करें फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, क्या है फाई की वैल्यू, क्या है पाई बाई 4, क्या फाई बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे लगाना है क्या, मुसीबत से पंगा लेना है। क्लियर बात है, क्योंकि पाई बाई 8, फाई बाई 8 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, यानी पाई बाई 8 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। क्लियर हो बात है। यहाँ पे आप कॉस पाई बाई 4 क्या हो सकता है, आसानी से निकाल सकते हो आप, इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई नॉट की जगह, सबके जगह पे क्या रख देना, आई नॉट, क्योंकि सब क्या है, सेम है, 2√I0 I0 कॉस ऑफ क्या हो गया बेटा, यहाँ पे पाई बाई 4। क्या बात है सर। तो यहाँ से क्या हो गया, 2I0 प्लस 2I0, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही निकलेगा। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√2 होती है, आप ही बताएंगे आप। ठीक है, यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ से √2 से क्या होगा बेटा, कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, √2, I0 कॉमन निकला, बच क्या गया अंडर 2 प्लस √2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन जनरल हमने ये पढ़ा है कि √2 नीचे रखना क्या होता है, रूट नीचे रखना पाप होता है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1.414, आपने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू, तो क्या आ गया यहाँ पे 3.1441, ये जाएगा ना 4I0 के इक्वल आ गया, आसानी से इससे आ गया। इसमें भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए। 4I0 को आपको क्या लिखना होगा, 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, क्योंकि एंगल में तो छोड़ नहीं सकते आप। 2I0 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस फाई लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, कॉस फाई की वैल्यू रख करके आसानी से चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्योंकि अब 1 घंटे हमारे हो गए और अभी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, एक 19 और एक 20 मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि 21 नंबर स्लाइड है तो 22 नंबर बाकी है। क्वेश्चन ये है भाई, अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 दिया है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा ग्लास रॉड का 2/√3 दिया है। पूछ रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट ऑन द इट्स फेस ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर, देन कैलकुलेट द थीटा एंगल। अच्छा, पहले तो लाइट यहां से चली, कहां से चली भाई, लाइट चली यहां से, बाहर से हवाओं से होते हुए ग्लास में घुसी, ग्लास में जाने के बाद बेटा कहाँ पे है, ऐसे घूम गई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब भी लाइट चलती है बेटा रेयर से डेंसर में, तो क्या होती है, डेंसर में जाने के बाद क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। अब भाई यहाँ से अब क्या होगी, लाइट बाहर निकलने की बारी है उसकी, क्या है, बाहर निकलने की। तो लाइट के लिए नॉर्मल जो होगा क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे होगा, और नॉर्मल है। अब इसमें कह रहा है कि जो लाइट रे है, जो लाइट रे है इंसिडेंट जब की उसके फेस पे, कब उसके फेस पे, तो उसके बाद ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द रॉड। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द रॉड का मतलब ये है कि वो लाइट रे जो है, वो जो लाइट रे है वो बेटा आगे मीडियम में नहीं निकली, वो क्या हो गई, सरफेस से होते हुए जा रही है, जो ग्लास रॉड है उसके सर। और यहाँ पे जैसे ही आपने इस चीज को ध्यान दिया हो तो आपको ये भी पता चला होगा कि लाइट ऑफ रेयर क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम से किस में जाने की कोशिश कर रही है, वो रेयरर मीडियम में, और लेकिन वो मीडियम में गई नहीं, वो वापस उसी मीडियम के इंटरफेरेंस से होते हुए जा रही है। और इसी केस को हम कहते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन। क्लियर हो गई बात है, कि वो एंगल जिस पर लाइट क्या करे, इंटरफेरेंस से होते हुए निकल जाए विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन। और इसके लिए कंडीशन भी है कि लाइट रे किधर से किधर जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में। क्लियर हो गई बात है। अब बात ये है सर कि निकालना ये वाला एंगल है, लेकिन क्रिटिकल एंगल तो ये वाला बन रहा है सर। क्या बन रहा है, क्रिटिकल एंगल तो ये वाला बन रहा है, यही तो बन रहा है। देखो भाई ये नॉर्मल है, इससे एंगल इतना बन रहा है,
ठीक है, और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह लो या जो मन करे वो कह लो। क्लियर बात है, एंगल ऑफ इमरजेंस कह लो। ठीक है, तो थीटा सी तो यहाँ पे, तो थीटा सी तो यहाँ का निकलेगा, बिल्कुल बात सही है भाई। लेकिन एक बात ये भी है, ये भी तो 90 बना रहा होगा, यदि ये थीटा सी निकल गया आपसे तो ये आर निकल जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका। और फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे आसानी से। तो थीटा सी निकालते हैं। तो आपको यदि पता होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, तो जिसमें लाइट जाती है, जिसमें लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं बेटा, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जिससे लाइट जाती है उसका नीचे लिखते हैं। यहाँ भी वही कहानी है बेटा, यहाँ भी वही कहानी है। अब देखो लाइट पहले किस में है, ग्लास में, थीटा सी के केस में कंसीडर करना है, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, इस वाली कहानी को यहाँ से यहाँ छोड़ दो। तो थीटा सी अभी किस में है, ग्लास में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ, और जा किस में रही है, एयर में जाने की बातें हो रही है। तो एयर का क्या होता है बेटा, वन, इंटरफेरेंस को हम एज एयर कंसीडर कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो थीटा सी इक्वल टू होगा क्या, तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है, आपको पता है डेंसर से रेयरर में लाई जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिख लो। तो यहां से हम यदि बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपको पता है 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा बेटा, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ क्या जाएगा आपका √3/2 आ गया साइन थीटा सी। तो थीटा सी यहाँ से आ क्या गया, तो आप कहेंगे सर π/3 आ गया कंपेयर करने पे, यानी कि 60 डिग्री आ गया। यदि ये 60 डिग्री है बेटा, क्या है 60 डिग्री है, तो आर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यदि ये 30 डिग्री आ गया तो आपको स्नेल्स लॉ पता होगा ना बेटा, आपको स्नेल्स लॉ पता होगा ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ यदि हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या यहाँ पे भाई, कितना है क्लास का, 2/√3 आया। क्या है, 2/√3 आया। साइन आई हमें निकालना है, साइन आई का मतलब क्या है बेटा, साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है, साइन 30। ठीक है, यहाँ यदि आप सॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल से साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है भाई, साइन थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा साइन 1/2, तो ऊपर गया तो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। क्लियर हो गई बात है। तो यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है। कुछ लोग तो क्या करते हैं भाई, यहीं पे आंसर लाके छोड़ देंगे। भाई ऐसे काम कंप्लीट नहीं होगा, पूरा कंप्लीट करो तब जाके 2 नंबर आपको मिलेंगे, 1 नंबर वहां पे, 1 नंबर यहाँ पे। क्लियर कट, कोई आपत्ति। अब चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसको देखते हैं, इसके बाद समापन होगा। मेरे ख्याल से वीडियो 1 घंटे 10 मिनट की होने वाली है। Prove that in Bohr model of hydrogen atom, the time period of revolution of an electron in nth orbit is proportional to n3। आपको कह रहा भैया, जैसा आप जानते होंगे कि ऐसे यदि न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ठीक है भाई, सेल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो ऑर्बिट होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं बेटा, उनका अलग अलग ऑर्बिट होता है, रेडियस जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे इसको R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया, इसको R3 कर दिया। ऐसे ही यदि हम बात करें nth ऑर्बिट है तो इसका रेडियस क्या होगा बेटा, Rn बोल देते हैं हम। वैसे ही अलग अलग इनका वेलोसिटी होता है, इसका v1 होगा, इसमें v2 होगा, इसमें v3 होगा, तो इसका हम क्या बोल देते हैं, vn वेलोसिटी। ऐसे ही बेटा उनका चक्कर लगाने का टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा। समझ बात है, जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। आपने पढ़ा होगा कि अर्थ का टाइम पीरियड अलग है, समझिए, जुपिटर का अलग है, मार्स का अलग है ना भाई, कुछ है कई कई 100 साल के बाद चक्कर लगा पाते हैं सन का। क्लियर बताए। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के भी ऑर्बिट के चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है, क्या बेटा, टाइम पीरियड वो अलग अलग है। समझ बात है। तो वही पूछ रहा है कि आप टी nth ऑर्बिट के
टाइम पीरियड को आप शो करिए कि वो क्या है, एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यानी कि nth ऑर्बिट के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, वो भी क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्यूब पे। किस पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्यूब पे। अब देखो बेटा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीएन एक्चुअली होता क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है बेटा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, वन वाइब्रेशन या वन कंप्लीट रोटेशन। क्लियर होगी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है आपका। टाइम पीरियड क्या होता है, किसी वाइब्रेशन को कंप्लीट होने का समय, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने का, किसी एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने का, या कोई एक रोटेशन को कंप्लीट करने का समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर होगी बात है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो टीएन की यदि हम बात करें तो टीएन इक्वल टू हो क्या जाएगा यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए, तो चक्कर कितना लग रहा है, 2 पाई आर एन, क्योंकि nth में है तो आर एन लेंगे हम, अभी हमने बताया। और बेटा वेलोसिटी क्या है, वीएन, क्योंकि टाइम पीरियड, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर है, पता होगा सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी वीएन। अब यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड बेटा डिपेंड किस पे कर रहा है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये बाय बाय टाटा, ठीक है, तो बच क्या गया आर एन अपॉन में वीएन। लेकिन रिश्ता इसमें पूछा नहीं है, यदि इसमें पूछता तो हम यहीं पे छोड़ देते, यदि सीधा पूछता कि टाइम पीरियड का रिश्ता बताओ रेडियस और वेलोसिटी से, दैट इज द आंसर सर। क्लियर होगी बात है। लेकिन ये पूछा भैया कि एन क्यूब के साथ रिश्ता बताओ, बताओ भाई कहां से कहां रिश्ता जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपको यदि पता होगा तो आर एन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आर नॉट एन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन अलग है, ठीक है जी। सिमिलरली हम वी इक्वल टू, वी को क्या लिखते हैं, वी नॉट 1/n, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जो होता है इनवर्सली टू ऑर्बिट होता है, और रेडियस जो होता है क्या होता है, स्क्वायर टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर होता है। क्लियर की बात है। तो आर एन को हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट एन स्क्वायर, और वी को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट 1/n। यदि अब हम यहाँ पे लिखें, पुट करें, तो टी एन इक्वल टू आएगा क्या बेटा, प्रोपोर्शनल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन में वी नॉट 1/n। यहां यदि हम बात करें तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों को हम टाटा बाय बाय करते हैं, तो टीएन क्या बच गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन 1/n। इसको आप सॉल्व करेंगे, नीचे का नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या बनेगा, एन क्यूब। तो टीएन क्या आ गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। यहां से रिश्ता आता है। क्लियर हो गई बात है। यहाँ से अपना स्लाइड भी खत्म होता है, 20 क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, और हमारा 1 घंटा 11-12 मिनट भी हो गया है, ठीक है। तो हमने बेकायदे और प्यार से इन सारे एक्सप्लेनेशन को समझा अपन, ठीक है। और मेरे ख्याल से बेहतर आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है इसे शेयर करिएगा, आप सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके, बाय।